नमस्कार साथियों, माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि प्यारे साथियों, हमारी सीरीज चल रही एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग आज बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों अध्याय 7 के बारे में। किसके बारे में? अध्याय 7 के बारे में। और इस अध्याय का नाम है प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रवाद। अध्याय का नाम क्या है? राष्ट्रवाद। इसके हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और उनकी करेंगे व्याख्या, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा? संपूर्ण है जो रिवीजन हो जाएगा। बिना कोई विलंब किए हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्र किसे कहा जाता है, क्या होता है राष्ट्र, क्या होता है राज्य, क्या होता है राष्ट्र, क्या होता है राज्य, या फिर हम लोग बात करें क्या होता है राष्ट्रवाद, किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद। ठीक है। अब देखिए साथियों, आप लोगों से कोई पूछे कि आपका राज्य कौन सा है, तो आप लोग अगर राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो आप लोग कहेंगे हमारा राज्य या फिर मेरा राज्य राजस्थान है। कोई बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, वो अपना राज्य बताएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, राजनीति विज्ञान की शब्दावली में राज्य राजस्थान को नहीं कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा, सर राज्य राजस्थान को नहीं कहा जाता है, तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को प्यारे साथियों राजनीति विज्ञान की शब्दावली में कहा जाता है प्रदेश। क्या कहा जाता है? प्रदेश। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कहा जाता है आपके प्यारे विद्यार्थियों प्रांत। तो आप लोग डापाचूक हो रहे हैं कि राज्य राजस्थान है, आप कह रहे हैं राज्य राजस्थान को नहीं कहा जाता है, तो राज्य किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान की शब्दावली में प्यारे विद्यार्थियों भारत है जो एक क्या है? राज्य है। अब देखिए हम तर्क आधारित बात करेंगे, भारत राज्य क्यों है और राजस्थान राज्य क्यों नहीं है। ठीक है, आप लोग गार्नर की परिभाषा सुनी होगी आप लोगों ने कि एक राज्य की न्यूनतम आवश्यक शर्तें की बात करें तो राज्य के पास में एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित है जो भूभाग होना चाहिए राज्य के पास में। उसके बाद में राज्य के पास में एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में राज्य के पास में एक निश्चित सरकार होनी चाहिए, निश्चित सरकार। और उसके बाद में राज्य के पास में संप्रभुता 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 होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखिए राजस्थान का एक निश्चित भूभाग है, राजस्थान के पास में एक निश्चित जनसंख्या है, राजस्थान के पास में एक निश्चित सरकार है, लेकिन राजस्थान अपना आप में क्या है? संप्रभु नहीं है। संप्रभु की बात करें, संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। राजस्थान आंतरिक मामलों में संप्रभु है, यानी राजस्थान सरकार राजस्थान के इस भूभाग में क्या करना चाहती है, किस प्रकार का कोई कानून लाने की बात करें, विधि निर्माण की बात करें, राजस्थान सरकार स्वतंत्र है। लेकिन बाहरी मामलों की बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड है? भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत के पास में निश्चित भूभाग भी है, निश्चित जनसंख्या भी है, निश्चित सरकार भी है और संप्रभुता भी है। भारत के पास में आंतरिक संप्रभुता भी है और भारत के पास में बाहरी संप्रभुता भी है। तो भारत एक राजनीतिक शब्दावली की दृष्टि से भारत एक राज्य है। राजस्थान क्या है? प्रदेश, या फिर हम लोग प्रांत कह सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा, सर हमारा पाठ तो चल रहा था राष्ट्रवाद, आप इसके बारे में तो बताओ। राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग आपको बताएंगे राष्ट्र के बारे में। क्या होता है राष्ट्र? राष्ट्र प्यारे साथियों एक भौगोलिक समूह है, भौगोलिक क्षेत्र या समूह में रहने वाले लोग जिनके आपसी साझे हित क्या होते हैं? आपसी साझे हित होते हैं। क्या होते हैं? आपसी साझे हित होते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपसी साझा इतिहास होता है। क्या होता है? साझा इतिहास। उसके बाद में बात करें तो साझी पहचान, साझी भूगोल और साझी राजनीति होती है, उसे राष्ट्र कहा जाता है।
अब आपके मन में सर राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा इन सभी चीजों के ऊपर आपसी प्रेम, विश्वास, निष्ठा और सहानुभूति होती है, वह उन व्यक्तियों का, उन लोगों का राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है मेरे साथियों, जैसे कि अब देखिए, बात करें हम भारत की, ठीक है। अब आपके मन में भारत माता, ये आपके भारत माता बोलते या फिर लिखते ही आपके मन में एक भारत माता की तस्वीर बनती है। बनती कि नहीं बनती है? क्योंकि आप इस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा है, आपका प्रेम है, आपका विश्वास है। पूरे भारतवासियों के मन में भारत माता का नाम आते ही एक भारत माता की तस्वीर बनती है। तो ये क्या है? ये अपन कह सकते हैं आपसी विश्वास और निष्ठा है। या फिर मैं बात करूं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहते ही आपके मन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना आती है। तो आपके राजनीतिक आदर्श, या फिर मैं अभी कहूं कि हमारे केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो सभी भारतवासियों के मन में मोदी जी की फोटो आती है। आती है कि नहीं आती है? अब खुद बताइए। यह है आपके राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रवाद, प्रांत और प्रदेश। अब हमने भूमिका बना ली, अब हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आप लोगों को असत्य बताना है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। दिल्ली में गणतंत्र परेड, गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस के ऊपर परेड होती है ना, वो परेड है जो प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। आपको पता है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। उसी उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। उसी उपलक्ष्य में नहीं मनाते, आपको नहीं पता है क्यों मनाते हैं? हमारा संविधान की बात करें तो संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित कब हो गया था? 26 नवंबर को हो गया था। लेकिन 26 जनवरी तक 2 महीने रुकने के पीछे बड़ा कारण था। याद करो आप 1929 के लाहौर अधिवेशन को, याद करो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भाषण दिया था रावी नदी के किनारे पर, वो बात अलग है, अपन कभी अलग क्लास लेंगे, उस समय करेंगे, ठीक है। दिल्ली में जब परेड होती है ना, या फिर बात करें वंदे मातरम गीत आते ही अपने मन में एक बेजोड़ भारत माता के प्रति एकता का, वो अपन कह सकते हैं, भाव उजागर होता है। तो ये कहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका 1 नंबर सही है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान, सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक है। बिल्कुल, राष्ट्र ध्वज है या फिर देशभक्ति के लिए बलिदान, सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक है। यानी भारत के अंदर आप लोग भली भांति जानते हैं क्या है? विविधता में एकता है। विविधता और विविधता में क्या है? एकता, या फिर हम कह सकते हैं अनेकता में क्या है? एकता। यानी भारत में अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, अनेकों समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत माता के प्रति क्या है? एकता और फिर अखंडता की भावना है। यह कथन भी आप लोगों का सही हो जाएगा। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का हिस्सेदार भी रहा है। अब देखिए, राष्ट्रवाद की बात करें तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति निष्ठा और विश्वास की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे हम बात करें हंगरी, ऑस्ट्रिया, या फिर हम लोग बात करते थे ताजा यूएसएसआर। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में क्या थे? 15 गणराज्य थे, ठीक है, 15 गणराज्य थे। आप लोग भली बात जानते हैं। यूएसएसआर की बात करें, इसका नेतृत्व करा था रूस, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया? यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन होने का मुख्य कारण क्या था? जो इसमें 15 गणराज्य थे, चाहे हम बात करें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिर अन्य कोई राष्ट्रों की, तो उनके मन में वो अलग राष्ट्र थे लेकिन एक संघ में रह रहे थे, और उस संघ का नाम था यूएसएसआर। लेकिन वो और अधिक स्वायत्तता चाहते थे अपने मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। उनके मन में ओतप्रोत भावना जागृत हो गई थी, तो उन्होंने कहा हम अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे। तो ध्यान रखना, राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का हिस्सेदार भी रहा है। राष्ट्र एक कल्पित समुदाय नहीं होता है,
कल्पित या फिर काल्पनिक, या फिर अपन कह सकते हैं इमेजिन, IMM, 2 बार कर दो, IMM है ना। इमेजिन कम्युनिटी। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय नहीं होता है, ये आपके खोटा हो गया। राष्ट्र एक काल्पनिक है जो समुदाय होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा डी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्वान है जिसका नाम है एंडरसन। क्या है? एंडरसन। और एंडरसन ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्र एक काल्पनिक या फिर कल्पित समुदाय है, इमेजिन कम्युनिटी है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। उन्होंने, देखिए, अब भारत माता को आपने देखा क्या? बताओ, नहीं देखा या देखा? लेकिन भारत माता का नाम आते ही अपने मन में एक बहुत अलग छवि बनती है। या फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते अपने मन में क्या आती है? एक देशभक्ति की भावना आती है। आती है कि नहीं आती है? तो एक अपन कह सकते हैं कि राष्ट्र एक काल्पनिक या फिर कल्पित समुदाय है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखो अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले, अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर थीम आधारित, अगर आप पढ़ रहे हैं, जून माह के अंतिम सप्ताह में एग्जाम है और उस एग्जाम में आप लगना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0 हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी फीस है प्यारे विद्यार्थियों 751 रुपए। और इस सीरीज में व्याख्यात्मक PDF के साथ में आप लोगों को मिलने वाला है वीडियो सॉल्यूशन भी। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें आप टेस्ट सीरीज। ये आपके टेस्ट सीरीज का पूरा फॉर्मेट है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद, इसके ऊपर आप प्यारे साथियों 7 स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? 7 स्टार। राष्ट्रवाद हमारी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। राष्ट्रवाद हमारी है जो अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। यह कथन किसका है? सीधा सीधा आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, यह कथन है आपके रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठाकुर का है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। है साहब रविंद्रनाथ ठाकुर साहब का। किन का है? ठाकुर साहब का है। पंडित नेहरू की बात करें, अब देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करें ना, तो ये आपके संकीर्ण राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे। क्या थे? कटु आलोचक थे। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बात करें पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद किस प्रकार का था? आप लोग कमेंट करके बताइए। अपने पंडित नेहरू ने 1946 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों हिंद स्वराज। पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। और ये कब लिखी गई? तो ध्यान रख लेना, 1909 में लिखी गई। जेएस मिल, और जेएस मिल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों ऑन लिबर्टी। क्या है? ऑन लिबर्टी। ये कथन 7 स्टार लगा लेना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से आत्मनिर्णय की अवधारणा का गुण क्या है? आत्मनिर्णय की अवधारणा का मुख्य गुण है प्यारे विद्यार्थियों लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, यानी कि स्वशासन के लिए, या फिर देशभक्ति की भावना के लिए, या फिर देशभक्ति के लिए, या फिर अपने देश के लिए बलिदान देने की भावना प्रेरित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना आत्मनिर्णय की अवधारणा का मूल गुण है, या फिर अपन कह सकते हैं मूल संकल्पना है। आगे देखिए, असुमेलित बताइए। आप लोगों को असुमेलित बताना है। एक साइड में पृथकतावादी आंदोलन है और एक साइड में आपके स्थान यानी जगह दे रखी है कि ये पृथकतावादी आंदोलन कहां पर हुए थे। क्यूबेक वासी और क्यूबेक वासियों ने आपको असुमेलित बताना है। क्यूबेक वासियों ने अपने हितों के लिए, स्वायत्ता के लिए कनाडा में क्या किया था? आंदोलन किया था। वास्तवासियों ने किया था प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी स्पेन में। कहां पे? उत्तरी स्पेन में। और कुर्द ने किया था तुर्की और इराक में।
और तमिलों ने कहां पे किया था? तमिलों ने तमिलनाडु में नहीं किया था, तमिलों ने किया था प्यारे विद्यार्थियों श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या किया? पृथकतावादी आंदोलन किया। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी तमिल है जो श्रीलंका से अलग देश बनाना चाहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका डी। अब देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं हमारे देश में सरकार थी राजीव गांधी सरकार, यानी कांग्रेस सरकार। उस समय भारत का एक पड़ोसी देश जिसका नाम श्रीलंका, और श्रीलंका देश की आकृति की बात करें तो आंसू के आकृति जैसा श्रीलंका। एक बार आप अपना आंसू टपका के देखना, श्रीलंका निकलेगा। क्या निकलेगा? श्रीलंका। यानी याद करवाने के लिए कह रहा हूं, श्रीलंका की आकृति आंखें आंसू जैसी है। श्रीलंका में आप लोग भली भांति जानते हैं मुख्य रूप से दो समुदाय है। एक तो है आपके सिंहली, कौन सा समुदाय है? सिंहली। और एक है आपके तमिल। सिंहलियों की बात करो तो लगभग 74% जनसंख्या किसकी है? सिंहलियों की है। तमिल अपने आप को वहां पर अल्पसंख्यक समझते हैं और तमिल कहते हैं कि हमारे को श्रीलंका में नहीं रहना है, हमारे को अलग एक देश बनाता है। इसी संदर्भ में राजीव गांधी सरकार, और राजीव गांधी सरकार के समय 1987 में जब विद्रोह हो रहे थे श्रीलंका में, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी। कहां पर भेजी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? श्रीलंका में। लेकिन यह किसके लिए भेजी गई थी? विद्रोह को दबाने के लिए, समझाइश करवाने के लिए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वापस आ गई थी। कब वापस आ गई थी? 1989 में। विद्रोह को सुलझाने में हम कह सकते हैं कि सफलता हासिल कम मिली थी। किसको? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाला कारक है? राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित कौन सा कारक करता है? साझे विश्वास, बिल्कुल। इतिहास, भू क्षेत्र, हम कह सकते हैं साझी पहचान, और साझे राजनीतिक हित। ये क्या करते हैं? राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करते हैं। आप लोगों का सीधा सा सीधा उत्तर हो जाएगा डी। यानी कि प्यारे विद्यार्थी, आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसमें से कौन सा कारक है जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित नहीं करता है। अच्छा प्रश्न बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, साझे विश्वास, इतिहास, भू क्षेत्र, साझी पहचान और साझे ऐतिहासिक हित, ये क्या है? राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा है? भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक कौन सा कारक है जो नहीं रहा है? भारतीय प्रेस की बात करें तो बिल्कुल रहा है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन की बात करें तो भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक है। पश्चिमी शिक्षा भी सहायक है। लेकिन मुस्लिम सांप्रदाय कहता है क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आप लोगों को अभी बताया कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इस पुस्तक की बात करें कब लिखी गई तो 1946 में लिखी गई थी। आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुर्दों द्वारा निम्न में से किस देश में पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था सुमलित करने वाला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। स्पेन की बात करें तो स्पेन, और स्पेन में है प्यारे विद्यार्थियों बास्कवासी, ठीक है। इराक में है प्यारे विद्यार्थियों आपके कुर्द, और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आपके तमिल। आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर तो बी हो जाएगा, ठीक है। भारत में भी पृथकतावादी आंदोलन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं भारत में भी ऐसे आंदोलन वर्तमान समय में पृथकतावादी, तो कहां पे हो रहे हैं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रवाद का अवगुण है वो बताओ। देशभक्ति तो राष्ट्रवाद का अवगुण नहीं है। लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा देना यह भी नहीं है। उग्र राष्ट्रवाद, बिल्कुल बिल्कुल उग्र राष्ट्रवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रवाद का क्या है? अवगुण है। राष्ट्रीय एकता ये अवगुण नहीं है, अपन कह सकते हैं सद्गुण है। उग्र राष्ट्रवाद की बात करें ना तो कई बार आपके दिल और दिमाग में एक राष्ट्रवादी जवार आते हैं, और जवार बहुत भयंकर वाले आते हैं ना, उसे उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है। या फिर कोई देश के नागरिक, किसी देश की बात करते हैं अपन विश्व फलक पर, वो अपने देश के प्रति
अंधभक्ति रखते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद के बारे में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? देखिए 22 भाषाओं की बात करें तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है जो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अनुसूची 7वीं में, 8वीं में, 11वीं में, 12वीं में। अनुसूची 12वीं की बात करें, ये आपके नगर पंचायत से संबंधित। किससे? नगर पंचायत से। ये 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित। किससे? पंचायती। क्या है? पंचायती। और आप लोग क्या करते हैं? पंचायती करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। पंचायती राज से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची है आपके भाषाओं से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची की बात करें तो सूचियां से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचियां। और सूचियां की बात करें तो सूचियां कितनी है? 3 सूचियां। कितनी है? 3 सूचियां। एक है आपकी संघ सूची, उसके बाद में एक है आपके राज्य सूची, और एक है आपके समवर्ती सूची। अब प्यारे विद्यार्थियों, 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? एक प्रश्न तो इसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देना है कि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है तो कब कब संशोधन हुए थे, कितनी बार? 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी बार संशोधन हुए, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, ये भी आप लोगों को बताना है। कितनी बार हुए हैं और कब कब हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुए हैं, ये भी आप लोगों को क्या करना है? बताना है। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक, उसके बाद में एक और, यानी 2, और उसके बाद में एक और। अब तक कितने संविधान संशोधन हो गए? 3 हो गए। कब कब हुए हैं और किन किन भाषाओं को उस समय जोड़ा गया था, आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करके बताना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। वास्तव में आत्मनिर्णय की मांग, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है मतलब देना है। ये पिछला प्रश्न जो मैंने पूछा था वो छपेगा, मतलब छपेगा। वास्तव में आत्मनिर्णय की मांग, यहां से प्रश्न छपेगा, यहां से एक और प्रश्न क्या होगा? छपेगा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। आइए ऐसे एक मामले पर नजर डालें। मास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समुद्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक साधनों का इस्तेमाल किया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बास्क का संबंध किससे है? स्पेन से है। और ये क्यों ज्वलंत मुद्दा है? ये पृथक होना चाहते हैं। इसी प्रकार से इराक में कुर्द है, तमिल कहां पर है? श्रीलंका में। आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना आपको याद रखनी है। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो क्या है? मानवता है। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। कौन कह रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर साहब कह रहे हैं। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा। मैं हीरो की कीमत पर क्या? शीशा नहीं खरीदूंगा। और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। यह स्टेटमेंट आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। और यह से एक चीज और याद रख लेना आगे से, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि मैं संकीर्ण राष्ट्रवाद का क्या हूं? संकीर्ण राष्ट्रवाद का कटु आलोचक हूं। संकीर्ण राष्ट्रवाद का क्या हूं? कटु आलोचक हूं। कौन हूं आलोचक? रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने कहा था। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में से टॉप 5% और टॉप 5 प्रश्नों की बात करें। इन प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को देने हैं। राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा? इमेजिन्ड कम्युनिटी किसने कहा था? राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने वाले 5 कारकों के नाम लिखो। राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने वाले 5 कारकों के नाम लिखने हैं। क्यूबेक वासियों द्वारा किस राष्ट्र में प्रत्यक्षतावादी आंदोलन चलाया? बहुत हल्का सा प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कितने हुए?
और कब कब हुए ये आप लोगों को बताना है। रविंद्रनाथ ठाकुर किस प्रकार के राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे, यानी कि ये पांचों पर्सन और पांचों पर्सन है आपके 7 स्टार वाले। कौन से स्टार वाले हैं? 7 स्टार वाले हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। क्या करना है? बताना है। और अगर आप प्यारे विद्यार्थियों तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की, या फिर तैयारी कर रहे हैं आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए शानदार और जानदार वाली टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग बात करें तो पहला टेस्ट 29 मई को हुआ, दूसरा 1 जून को, तीसरा होगा आपके 4 जून को, चौथा होगा आपके 7 जून को, पांचवा होगा आपको 10 जून को, छठा होगा आपके 13 जून को, सात उसके बाद में 2 होंगे फुल टेस्ट परीक्षा से पहले परीक्षा। और इसकी एक पीडीएफ आपको निःशुल्क चाहिए तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर देना 9214534843 कि सर हम टेस्ट सीरीज तो लेना चाहते हैं लेकिन इसमें कंटेंट किस प्रकार का है, एक पेपर हमें डेमो के रूप में भेजिए। इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज 1.0 की बात करूं तो 1.0 में कुल टेस्ट कितने थे? 21। और इन 21 टेस्टों का क्या था? व्याख्यात्मक सॉल्यूशन पीडीएफ के माध्यम से था। और टेस्ट सीरीज 2.0 की बात करें तो आपको मिलेगा इसका वीडियो सॉल्यूशन। तो आशा और अपेक्षा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही होगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत साथियों।